ओके उसके बाद अब हमारे पास वीक नंबर 12 का एक टॉपिक आ रहा है विच इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा। यही जो चीज अभी हमने सीख ली ना, ये इसके प्री रेकोजिट थे। प्री रेकोजिट मीन्स कि ये चीज हमें यहां काम आने वाली है। ओके चलें अब आगे। ये सर इनका छुट्टी का प्रॉब्लम था, मैडम ने बिठाया हुआ। मेरे पास मेरी जुडिशरी के बाहर चले गए अब मैडम के हवाले से। ओके सबसे पहली चीज यहां पे हमारे पास जो अब हम डील करने वाले हैं विच इज कॉल्ड यूनिवेरिएंट एंड बाईवेरिएंट डेटा। यूनिवेरिएंट डेटा क्या है और बाईवेरिएंट डेटा क्या है, इसके ऊपर बात करनी है। ठीक है, यूनिवेरिएंट एंड बाईवेरिएंट विच आर टर्म्स यूज इन स्टैटिस्टिक्स। सबसे पहली बात कि ये टर्म्स हमारे पास किस में यूज की जाती हैं, स्टैटिस्टिक्स के अंदर। डिस्क्राइब टू डिस्क्राइब द नंबर ऑफ वेरिएबल्स बीइंग एनालाइज्ड। कितने नंबर ऑफ वेरिएबल एनालाइज किए गए हैं, ये चीज मैटर करती है किसके लिए, यूनिवेरिएंट और बाईवेरिएंट और मल्टीवेरिएंट, तीन चीजें हैं। ठीक है, अब पहली चीज हमारे पास यूनिवेरिएंट। अब सबसे पहली बात आप बोलेंगे सर व्हाट इज वेरिएबल, वेरिएबल क्या है ना, ना ये वो मैथ वाले वेरिएबल नहीं है मेरे बच्चे, ये स्टैटिस्टिक्स वाले वेरिएबल हैं। एक मिनट देखो देखो मेरी बात सुनो। मैं अगर यहाँ पे कुछ डेटा लिखता हूं बोर्ड पे और कहता हूं कि यार ये परसेंटेजेस हैं, बल्कि ये 10 से लेके 18 तक ये सारी परसेंटेजेस हैं, और ये 10th स्टैंडर्ड के बच्चों की परसेंटेजेस हैं। ठीक है, इनमें से आप एक काम करो कि आप बिलो 50 निकाल दो। ठीक है, अभी बिलो 50 का जो सीन बनता है ना, इसको कहेंगे वेरिएबल। क्या कहेंगे, ये फैक्टर है। जितने फैक्टर्स या जितनी कंडीशंस आपके डेटा पे लगती हैं, वो तमाम की तमाम कंडीशंस स्टैटिस्टिक्स में क्या कही जाती हैं, वेरिएबल कही जाती है। क्या कही जाती हैं। अच्छा एक और चीज बताता हूँ, एक और मिसाल दे देता हूँ आप लोगों को। ऐसे हुआ कि मेरे पास कुछ डेटा आया अबाउट क्या कहते हैं उसको, एक कंपनी है मशहूर सी डॉलर्स की, उसका डेटा मेरे पास आ गया। ठीक है, और उस डेटा के अंदर मुझे ये चीज चेक करनी है, वो सेल्स का डेटा है बेसिकली कि भाई क्या सेल्स हुई हैं, और उसमें जस्ट मुझे ये चेक करना है कि फलां ये जो एक डी फ्रीजर है हमारा, इसने पर्टिकुलरली एक मंथ में हमें कितनी सेल दी। मैंने कितने फैक्टर्स को मेजर इन किया, उसमें एक फैक्टर को। इसका मतलब जनाबे वाला, इसका मतलब ये है कि अब मैं जिस डेटा पे काम करने लगा हूं वो डेटा यूनिवेरिएंट डेटा है। कौन सा डेटा, यूनि का मतलब होता है युवा, एक। ठीक है, और बाई का मतलब क्या होता है, दुआ, दो। युवा, दुआ, दरे, सलोर, फिर पिंजोर, जितने भी आते हैं आगे आते रहेंगे, वो सारे के सारे मल्टी वेरिएंट होंगे। दो से ऊपर तमाम के तमाम क्या होंगे। अच्छा अब सिंगल वेरिएंट वाले की, यूनिवेरिएंट वाले की बात की, सो अब क्या हुआ कि आप लोगों ने तमाम की तमाम सेल्स को अलग किया, और उसमें से किसकी सेल्स को अलग किया, फलां वाले डीप फ्रीजर की। तो अब आपके पास उस डेटा के ऊपर क्या चीज वेरी करेगी, एक वेरिएबल। कौन सा वाला, वो डीप फ्रीजर जो कहा गया है। ठीक है, वो वेरिएबल बनेगा। सो इस तरीके के किसी भी डेटा के अंदर जितने भी वेरिएबल्स आ जाएंगे आपके पास, अगर एक हो तो यूनी, दो हो तो बाई, और तीन या तीन से ज्यादा हो तो मल्टी वेरिएंट। ठीक है, अब इसकी ये देख लो क्या बनती है। दिस इन्वॉल्व्स द एनालिसिस ऑफ अ सिंगल वेरिएबल फॉर डेटा सेट, फॉर अ स्पेसिफिक डेटा सेट। एक डेटा सेट के लिए एक सिंगल वेरिएबल यूनिवेरिएंट। ठीक है, एक डेटा सेट के लिए दो अलग अलग वेरिएबल बाई वेरिएंट। अच्छा अब मैं कहता हूं कि यार ये सारी की सारी सेल्स का रिकॉर्ड है, इसमें से मुझे तुम ये भी बताओ कि डी फ्रीजर कितना गया, और मुझे तुम ये भी बताओ कि फलां फलां एसी कितना गया। अब कितने वेरिएबल हो गए, बाय वेरिएबल, बाय वेरिएंट डेटा होगा वो। उस पर काम करने वाले जो डेटा साइंटिस्ट हैं वो उसको क्या कहेंगे,
बाई। अभी तक के लिए बताऊं कि ये जो चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, ये डेटा साइंस की चीज़ है, ये आपको नॉर्मल CIT में नहीं मिलेंगी। हाँ, आप में से अगर कोई बंदा स्टैटिस्टिक्स के अंदर या अकाउंट्स एंड फाइनेंस के अंदर मास्टर्स कर रहा है, ठीक है, या ग्रेजुएशन लेवल डिग्री हासिल कर रहा है, तो शायद जाके उसने ये चीज़ें पढ़ी हों, ठीक है। टोटली बैंकिंग सेक्टर वाले काम है और स्टैटिस्टिक्स के काम है, डेटा के काम है। सेकेंड इज जी, इफ यू आर स्टडिंग द हाइट्स ऑफ इंडिविजुअल इन अ ग्रुप, you are working with univariate data because you are examining only one variable which is height। एक और मिसाल देगी, क्लियर करने की कोशिश की कि अगर आप एक एज ग्रुप के अंदर एक ग्रुप के अंदर चेक करना चाह रहे हैं, उनको एग्जामाइन करना चाह रहे हैं ऑन द बिहाफ ऑफ देयर हाइट्स, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक ही वेरिएबल है हाइट, उस पर काम कर रहे हैं, तो वो कौन सा डेटा हुआ? यूनिवेरिएंट। अच्छा, अब बढ़ने बाई वेरिएंट की तरफ। बाई वेरिएंट डेटा एनालिसिस इन्वॉल्व्स द एग्जामिनेशन ऑफ दो वेरिएबल आ रहे हैं साइमल्टेनियसली टू अंडरस्टैंड देयर रिलेशनशिप। साइमल्टेनियसली का मतलब कि मिसाल के तौर पे कि मेरे पास कुछ एम्प्लॉयज हैं या कुछ कस्टमर्स हैं, मैं चाहता हूं कि उनको बोनस मिले। क्या मिले? अच्छा, अब बोनस के लिए मैं दो अलग अलग वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूं। पहली चीज, दे शुड रिलेट फ्रॉम कराची, वो कराची से हो। दूसरी चीज कि उनकी एज अंडर हो 50 ईयर्स, बिलो 50 ईयर्स, 50 साल से कम हो, और कहां से ताल्लुक रखते हो? अब ये दोनों चीजें अगर देखी जाएंगी कि 50 साल से कम भी है और कराची से ताल्लुक भी है, तो क्या होगा? उस बंदे को बोनस दिया जाएगा। अगर नहीं होता तो ये वो डेटा हुआ गाइस जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूं। कितने वेरिएबल्स को लेके? वेरिएबल का मतलब है कि कौन सी फैक्टर कहां वेरी कर रही है। बात समझ में आ रही है या ऊपर से जा रही है? किस किस के आई? हाथ खड़ा करके बताओ जी। क्या? बिल्कुल आप फील्ड्स कह सकते हैं, मैं तो आपको स्टैटिस्टिक्स की जबान में बता रहा हूं। हो सकता है कि आपके पास वहां फील्ड हो डेटा के अंदर, हो सकता है कि आप वहां सिटी से मेजर कर रहे हो सकता है कि आपने वहां सेल फोन या ब्लड ग्रुप या फिर आपका कोई भी चीज आपकी आपने वहां मेंशन की हुई है और उसके जरिए से आपको मेजर किया जा रहा हो। सो जो भी एक चीज आपके डेटा पे इफेक्ट करेगी, यूनिवेरिएंट। दो चीजें आपके डेटा पे इफेक्ट कर रही हैं, और अगर तीन या तीन से ज्यादा चीजें आपके डेटा पे इफेक्ट करेंगी तो मल्टीवेरिएंट। अब बात समझ में आ रही है या अब भी चलेगी? अरीबा समझ में आ रही है? ओके। अगला है जी, फॉर इंस्टेंस इफ यू आर स्टडिंग बोथ द हाइट एंड द वेट। अब इस मिसाल के अंदर बाई वेरिएंट वाली में यहाँ पे दोनों चीजें बताई गई हैं। आपके कोर्स के अंदर मल्टी वेरिएंट नहीं है, लेकिन मैंने आपको वो भी बता दिया, उसका कॉन्सेप्ट भी दे दिया। अब इसके अंदर इसमें आपको हाइट भी मिल रही है, आपको वेट भी मालूम करना है। एक स्पेसिफिक डेटा सेट के अंदर एजेस दे दी गई हैं, उसमें हाइट भी मालूम करनी है, वेट भी मालूम करना है। तो आप एक डेटा पे कितने वेरिएबल आ गए? ये सिंपल सी मिसाल यहाँ पे आपकी स्लाइड के अंदर मौजूद है, ठीक है। यू आर वर्किंग विद बाई वेरिएंट डेटा बिकॉज यू आर एनालाइजिंग टू वेरिएबल्स, हाइट एंड वेट। These terms are fundamental in statistics and are used to categorize the type of data analysis being performed. ठीक है? Next, outliers. What are outliers? Outlier क्या होते हैं? देखो, इसकी सिंपल सी एग्जांपल सबसे पहले मैं आपको दूंगा on the other hand in the context of data analysis and statistics, outlier refer to the data point that are significantly different from the majority of data in a data set. ये significantly majority के साथ मैच नहीं करता था ना, डिफरेंट था, आउटलायर बना। नीचे वाले केस में significantly ये दो जो हमारे पास नंबर्स थे ये मैच नहीं करते थे डेटा सेट के साथ, आउटलायर्स बने, ठीक है। अब ये आउटलायर बेसिकली जब भी हम मीन डेविएशन या स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, सो ये पूरी स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन का सत्यानाश करने के लिए आते हैं, ठीक है। हाँ, होता क्या है कि जब भी कोई डेटा मिलता है किसी डेटा साइंटिस्ट को, तो सबसे पहले वो डेटा को अरेंज करता है, ठीक है, मीन मीडियन मोड निकाल के साइड पे कर देता है। उसके बाद जो दूसरा काम वो करता है वो आउटलायर्स की डिटेक्शन, उनको डिटेक्ट करके निकाल देता है। आउटलायर्स निकल जाते हैं, अब डेटा क्या हो जाता है? एक सीरीज सीक्वेंस के अंदर साफ सुथरा हो जाता है। अब क्या होता है? अब उसके ऊपर मीन डेविएशन और
स्टैंडर्ड डेविएशन जैसी चीजें अप्लाई की जाती हैं। मीन तो आपको पता लग गया ना क्या होता है मीन, अभी हमने निकाला था एवरेज। मीन आपको पता है क्या होती है, डेविएशन क्या होती है, कोई बता सकते हैं मुझे आप में से, मेरे बताने से पहले जी? डेरिवेशन नहीं, डेविएशन मिलाओ तो डेविएशन। अक्सा, समरा, अनुषा, अनुषा तो देख भी नहीं रही, आज नाराज होगी। जुलेखा, मुहिब, मिस नायाब, अमरीन, महरीन नायाब, ओके कोई मसला नहीं है। सिमल, डेविएशन स्टैंडर्ड ना, उधर नहीं उधर नहीं, यहां पर, इधर देखने का, बोलो। डेविएशन क्या है, सिर्फ सिर्फ डेविएशन का मतलब बताओ। शाबाश, गुड। कौन सी एक्सपेक्टेड वैल्यू? मीन डेविएशन हो तो कौन सी एक्सपेक्टेड वैल्यू? शाबाश। तो जो मीन डेविएशन होता है किसी भी एक प्रॉपर डेटा सेट के अंदर से क्या चीज निकालने का नाम है? उसकी एक्सपेक्टेड एवरेज। एक पूरी एवरेज के डेटा सेट के अंदर से भी एक स्पेसिफिक एवरेज निकलेगी कि इस पूरे डेटा के अंदर क्या एवरेज चल रही है, क्या मीन जा रहा है। अब उस मीन को फाइंड आउट करने के लिए जो मामलात हमारे सामने आते हैं वो कहलाते हैं मीन डेविएशन। क्या कहलाते हैं? ठीक है। और इसी से थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं मजीद, तो फिर जो अगला स्टेप आता है हमारे पास उसी डेटा पे काम करने के लिए, चाहे वो डेटा ग्रुप का हो या अनग्रुप का हो, वो हमारे लिए कहलाता है स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या कहलाता है? अब ये दोनों चीजें इंशाल्लाह विद द हेल्प ऑफ ह्यूज एग्जांपल, बड़ी बड़ी एग्जांपल्स के साथ कल इस छोटे से बोर्ड पे क्लियर करेंगे। शायद ये बोर्ड कम पड़ जाए हमारे लिए, लेकिन फिर भी इंशाल्लाह हम इसको कल वाली क्लास में विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स देखेंगे और ये टॉपिक यहीं पे इसको कब्रों में खोद के जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अभी के लिए आउटलायर पे बात हो रही है। आउटलायर कैन अकर ड्यू टू वेरियस रीजन, बहुत रीजंस की वजह से ये आ सकते हैं, सच एज मेजरमेंट एरर्स, पैमाइश के अंदर गलती होने से, ठीक है, डेटा एंट्री एरर्स, डेटा के अंदर गलत डेटा एंट्री होने से। बंद हुई थी, बस बस सही हो गई। अच्छा जी, और genuine anomalies in the data. It's essential to identify and handle outlier appropriately because they can significantly impact the results of statistical analysis and machine learning code, machine learning models. डरने वाली बात नहीं है, परेशान नहीं होना। इंग्लिश मेरी तेज़ है लेकिन वो मुश्किल वाली नहीं है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि भाई जब आपको पानी पिलाओ, भाई लड़की को पानी पिलाओ, पानी पी लो आराम से, इजी हो जाओ। जब भी आपको ऐसा डेटा दिया जाएगा, जब आप डेटा एनालिसिस करने लग जाएंगे, इतने बड़े हो जाएंगे स्टैटिस्टिक्स के अंदर, तब आपको इन चीज़ों का इस्तेमाल करना है। अभी के लिए हमारे मॉड्यूल के अंदर एक अच्छी बात यह है कि आपको इन सारी चीज़ों का क्या बताने को कहा गया है? इंट्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। वो क्लियर हो रहा है? ओके, ठीक है। आगे जी, विजुअलाइजेशन। कॉमन मेथड्स टू डीलिंग विद आउटलायर्स इंक्लूड, कैसे कैसे कॉमन मेथड से आउटलायर निकाले जा सकते हैं? ठीक है, ये कैसे कैसे किया जा सकता है? पहला स्टेप या पहला तरीका, विजुअलाइजेशन। प्लॉटिंग द डेटा यूजिंग ग्राफ्स लाइक बॉक्स प्लॉट्स और स्कैटर प्लॉट्स कैन हेल्प आइडेंटिफाई आउटलायर्स विजुअली। थोड़ी देर पहले अरीबा कह रही थी सर वो तो ग्राफ में बनेगा, तो ये पहला जो पॉइंट था, इसका मतलब ये था कि अगर आप अपने डेटा को, जो भी हमने वो फ्रीक्वेंसी और उसके अंदर बनाया था थोड़ी देर पहले, इसको अगर आप लेके चले जाते हैं प्लॉट के अंदर या फिर किसी एक्स वाई ग्राफ के अंदर, डॉट प्लॉट के अंदर, जो भी आप लेके जाना चाहते हैं, ग्राफ की किस्में हैं, डॉट या प्लॉट या स्कैटर प्लॉट, तो उसके अंदर लेके जाना इज बेसिकली कॉल्ड विजुअलाइजेशन। मेरे पास कुछ डेटा है, वो डेटा मैं देख रहा था थोड़ी देर पहले एक टेबल की फॉर्म में, अब मैं देख रहा हूँ थोड़ी देर बाद उसको ग्राफ की फॉर्म में। सो अब वो जिस फॉर्म में चला गया है वो फॉर्म क्या कहलाएगी? उसकी विजुअलाइज फॉर्म ऑफ डेटा। ये दो तरीकों से बनती है, एक तो आप ग्राफ बनाएंगे, दूसरा हमने डील किया था एमएस वर्ड में भी, इंसर्ट में था, दूसरा तीसरा ऑप्शन था
चार्ट्स, शाबाश। ये दोनों चीजें हमें डेटा को कहां ले जाने में मदद करती हैं, विजुअलाइज वे के अंदर। ओके हो रहा है, समझ में आ रही है लड़कियों लड़कों? ओके। नंबर 2 स्टैटिस्टिकल टेस्ट। स्टैटिस्टिक्स की जबान में इसका स्टैटिस्टिकल टेस्ट लिया जाएगा। वेरियस स्टैटिस्टिकल टेस्ट कैन डिटेक्ट आउटलायर्स सच एज द जी स्कोर ऑफ द IQR इंटरक्वार्टाइल रेंज मेथड। अब आप बोलेंगे सर ये इंटरक्वार्टाइल रेंज क्या होता है, ये क्या है? सो इसका कॉन्सेप्ट आने वाली वीडियोस में आपको मिलेगा, सॉरी आने वाली क्लासेस में मिलेगा। मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ ना अपना यूट्यूब चैनल बनाने की, तो उस वजह से। अच्छा जी, फिर दोबारा वीडियो के बीच में रोक रोक के बोलूँगा सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा इसको, और क्या कहते हैं, लाइक भी लाजमी कीजिएगा, और अगर शेयर नहीं किया तो अब ये भी शेयर कीजिएगा। 10 से 15 मिनट तो इसी में लगा देते हैं, बंदा छोड़ के बेजार होकर चला जाता है। अब मैंने 3-4 रोज, चूंकि मैं टीचर हूँ तो रोज मुझे कुछ ना कुछ खुद के लिए भी नया सीखना पड़ रहा होता है। जाहिर बात है दुनिया अपडेट हो रही है। सो अगर मैं कोई ऐसी वीडियो प्ले करता हूँ वहाँ पे वो यही लगे हुए होते हैं, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, ये भी करें, वो भी करें। 10 मिनट की वीडियो होती है, उसमें से 5 मिनट तो वो ये बोल रहे होते हैं। फिर मैं वीडियो छोड़ के निकल जाता हूँ, कोई दूसरी वीडियो पे चला जाता हूँ। टाइम ही नहीं है इतना भाई, क्या करें अब। ठीक है भाई, हम कर देंगे तुम्हें सब्सक्राइब, कोई मसला नहीं। आगे जी, ट्रिमिंग और विंसुराइजिंग। विंसुराइजिंग का मतलब removing extreme values or replacing them with less extreme values can be option if outliers are due to errors। इस डेटा सेट के अंदर अगर मैं ऊपर वाले डेटा सेट में 64 को निकाल के 23 को ऐड कर देता हूं, एक मैक्सिमम वैल्यू को निकाल के एक लोअर वैल्यू को डाल दूंगा आउटलायर के तौर पे। सो अब मैंने आउटलायर को खत्म करके किस मेथड को परफॉर्म किया, ट्रिमिंग एंड विंसोराइजिंग। ठीक है, ये स्टैटिस्टिक्स का एक और तरीका होता है। अभी के लिए देखो, जस्ट अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करो। मेरे पास कोई इतना बिग डेटा नहीं पड़ा हुआ कि मैं आपको बैठ के सिर्फ स्टैटिस्टिक्स की 3.5 घंटे पे लंबी क्लास दूं। ठीक है कि भाई ये ऐसे करेंगे, ये ऐसे करेंगे, ये ऐसे करेंगे। अभी के लिए मेन चीज क्या है आपके लिए, क्लियरेंस ऑफ कॉन्सेप्ट। हाँ, मुझे पता है मीन डेविएशन निकालने के लिए प्रैक्टिकल की जरूरत है, मैं प्रैक्टिकल करवाऊंगा। मुझे पता है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए प्रैक्टिकल की जरूरत है, आई विल मूव माई बॉडी फ्रॉम हेयर टू बोर्ड। ठीक है, बट जहां पर काम हो सकता है कॉन्सेप्ट क्लियरिंग के साथ, वहां मैं काम करवा रहा हूँ। ठीक है, टाइम भी जरा कम है तो थोड़ा सा कुछ ना भी समझ में आ रहा हो, सो अपने पास उसको लिख लेना और घर जाके उसके ऊपर वर्किंग करना, एक्स्ट्रा वर्किंग, इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। नेक्स्ट इज ट्रांसफॉर्मेशन। Transformation is called applying data transformation like algorithms can sometimes mitigate the impact of outliers। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन और एल्गोरिदम्स का मतलब ये होता है कि अगर आप में से किसी को भी थोड़ा बहुत इल्म है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में, सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर एल्गोरिदम्स लगते होते हैं। एल्गोरिदम इज कॉल्ड अ कमांड। ठीक है, कोई भी एक कमांड आप देते हैं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में और वो काम करता है तो वो कहलाती है एल्गोरिदम, उसका तरीकेकार कि वो कैसे काम कर रहा है। सो अगर आप इस डेटा के अंदर किसी मशीन लर्निंग कमांड की कोई कमांड ऐड कर देते हैं, कोई भी बात ऐड कर देते हैं विच इज कॉल्ड एल्गोरिदम, जिसको हम एल्गोरिदम कह रहे हैं, सो क्या होगा, ये भी चीज़ आउटलायर्स को कम कर सकती है। ठीक है, अगेन इसकी फिर वही मिसाल अगर देखनी पड़े तो ये हर एक मिसाल समझाने में मुझे आपको 15 से 20 मिनट लग जाएंगे मजीद खोल के। ठीक है, डेटा ही टॉपिक ही इतने सारे हैं 12वें वीक में, क्या क्या करें अब, नन्हे से बच्चे की जान लेंगे कौन कौन जान लेगा? कौन जान लेगा? मैनेजमेंट वाले। चलो खैर कोई बात नहीं, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। आप कहते हैं पाकिस्तान में रहना तो गूंगे बहरे बन के रहो, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा करना भी नहीं चाहिए। और एटलीस्ट अपने हक के लिए तो बोलना चाहिए आपको। ठीक है, तो जो बंदा अपने हक के लिए बोलता है, डरता नहीं है, इसका मतलब वो अपना काम सही कर रहा है। जो डरता है, जो चुप रहता है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं डंडी मार रहा है। हाँ हाँ, चलें, मैं डेट आगे कर दूंगा सिर्फ आपके कहने पे, सिर्फ आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। अच्छा, आप मुझे जमा करवाइएगा, आपका मसला नहीं, बाकी सबके लिए वही डेट्स हैं। पता नहीं मैं कितने गुस्से वाला हूँ, फिर नजर आ रहा है ना मेरा गुस्सा फिर।
अच्छा आगे जी, रॉबस्ट स्टैटिस्टिकल मेथड, ये एक और स्टैटिस्टिकल मेथड है। देखो मुझे स्टैटिक्स बोलना भी नहीं आता, अभी भी मैंने गलत बोल दिया। स्टैटिस्टिक्स इतना मुश्किल है और देखो क्या क्या हो रहा है हमारे साथ। यूजिंग हाँ वही वही, यूजिंग एन स्टैटिस्टिकल मेथड that are less sensitive to outliers such as the median instead of the mean can be helpful. ठीक है, handling outliers depend on the specific goals you are analysis and the nature of the data. It's crucial to consider the context and potential impact of outliers on your results before deciding how to address them. इसका मतलब ये है कि हर किस्म के डेटा पे आपको आउटलायर निकालने की इन तमाम अप्रोचेस में से कोई एक अप्रोच सेलेक्ट करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू योर डेटा सेट। ठीक है, आपका डेटा किस तरीके का है और इनमें से कौन सा तरीका सूटेबल रहेगा उसमें से आउटलायर निकालने का, वो आपको देखना पड़ेगा। आगे जी, व्हाट इज कोरिलेशन इन डेटा। देखो कोरिलेशन का मतलब ये होता है कि हमने कितने वेरिएबल पे काम किया था थोड़ी देर पहले डेटा के अंदर, वेरिएबल तो पता लग गया ना। ओके जी जी बोला, 3 वेरिएबल्स पे, 2 पे किया था, यूनिवेरिएंट और बाई वेरिएंट। ओके ओके अच्छा, कोरिलेशन का मतलब स्टैटिस्टिक्स के अंदर ये होता है, पहले मैं आपको अपनी ज़बान में बताऊंगा फिर हम यहाँ पढ़ लेंगे। उसका मतलब ये होता है कि 2 वेरिएबल्स के दरमियान आपस में कितना रिलेशनशिप बाहर आ रहा है, ये आपस में कितना कनेक्शन में है, कितना मिल रहे हैं, ये चीज क्या होती है, कोरिलेशन। कोरिलेशन का मतलब कि अगर एक डेटा सेट के अंदर हमें किसी कस्टमर को क्या देना था, बोलो ना भाई, बोलो ना, बोनस देना था, उसके लिए क्या क्या शराइत रखी गई थी, बोलो ना भाई, 50 साल से कम हो। और अब डेटा सेट के अंदर ये चीजें मेजर की गई कि 50 साल से कम वालों को भी निकाला गया और जो कराची वाले थे उनको भी, 2 वेरिएबल पे काम किया गया ना बच्चों। ओके, अब जो रिजल्ट निकल के सामने आए थे उन रिजल्ट्स के अंदर देखना ये था कि कितने ऐसे बंदे थे या कितने ऐसे लोग थे, कितने ऐसे कस्टमर्स थे जिनका कराची और 50 से कम का फैक्टर मिल रहा था आपस में, और कितने ऐसे थे जिनका कराची तो था लेकिन, और कितने ऐसे थे जिनका 50 से कम तो था लेकिन। समझ में आ रही है बात, ये ऊपर से जा रही है, ये दिस इज कॉल्ड कोरिलेशन ऑफ डेटा। 2 लोगों का नहीं, 2 फैक्टर्स का, शाबाश, ठीक है ठीक है, 2 फैक्टर्स का रिलेशन इज कॉल्ड कोरिलेशन इन डेटा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसकी ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ए भगवान, ये आजकल बहुत चल रही है आगे पीछे, देखो छोटे छोटे बच्चे सीख रहे हैं गंदे गंदे अल्फाज। हाँ क्या कह रहे हो आप, क्या बोलो, मुझे आवाज तो आई थी, अब तो मैं सुन के ही रहूंगा कौन कौन कुछ कह रहा था। बताएंगे या फिर मैं अपने जेम्स बॉन्ड से कहूंगा मुझे बताएं। एक एजेंट बैठे हैं मेरे आपके पास, हरे कलर का स्कार्फ पहना है उन्होंने आज, मैं उनकी पहचान बिल्कुल, नाम मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा उनका, वो आप लोग की हर बातें मुझे बताते होते हैं, देखा आप लोग नहीं पहचान सकते वो कौन है, खैर डर के रहा करें उनसे जो भी हैं। अच्छा आगे बढ़ते हैं जी, कोरिलेशन इन डेटा, ये नजर आ रहा है क्या है ये, अब क्या है, अब क्या है, वो रोमन रेंज का पंच उसको बोली कलाशे में, देख बच्चों के काम देखो कैसे। अच्छा जी, कोरिलेशन इन डेटा, कोरिलेशन इन डेटा रेफर्स टू दी स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप और ओकेजन बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल्स। क्या जो मैंने बात की यहां पूरी हो रही है, इस इंग्लिश स्टेटमेंट ने उसको पूरा किया। ओके अब आगे बढ़ते हैं। इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ चेंजेस इन वन वेरिएबल आर रिलेटेड टू चेंजेस इन अनदर। क्या ये हमें ये चेक करके बताएगी कि अगर एक वेरिएबल चेंज हुआ तो उसके साथ दूसरा वेरिएबल कितना वेरी कर रहा था।
और जो रकम रह जाएगी वो डेफिनेटली वो नहीं कर रहे थे, अगर हम सम कर देते हैं तो, ठीक है ना, ये नॉर्मल सी चीज़ है। अच्छा जी, कोरिलेशन कैन बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है, मीनिंग that as one variable increases the other trends to increases as well। जिस तरह कराची भी था और 50 भी था, तो दोनों वेरिएबल एक साथ इंक्रीज हुए, कौन सा कोरिलेशन बनेगा बच्चों? कराची भी था, 50 से कम भी था, कौन सा कोरिलेशन बनेगा? पॉजिटिव। काम हो रहा है ना? कराची से तो था लेकिन एज में 50 से ज्यादा था, नेगेटिव। इस तरह के जितने भी होंगे वो नेगेटिव कोरिलेशन में जाएंगे, और जितने काम हो रहे हैं वो क्या, किस में जाएंगे? यानी सिंपल है, जिनके आगे यस और नो लग रहे हैं, नो वाले जो है वो नेगेटिव में और यस वाले। अच्छा, इसी की बेहतरीन एग्जांपल्स हमारे पास तब आएंगी जब हम एक्सेल पे यही एक्चुअल डेटा पुट करके काम करेंगे। आप लोग आए थे ना, मैंने वो मॉड्यूल 1 के बच्चों को मैं एक्सेल पढ़ा रहा था, कितना मुश्किल था, नहीं था ना? हाँ, उनके लिए मुश्किल था, उन्होंने ये चीज़ नहीं समझी, उनको मैंने समझाया था वो भूल गए। अब जिस वक्त मैंने उनको ये एक्सेल पे ये चीज़ें समझाना शुरू की, एक एक का मुंह देख रहा है एक दूसरे का। तो आप लोग ये चीज़ भूलिएगा नहीं, आप लोग ये चीज़ याद होनी चाहिए, तो हमारा काम होगा। आगे बढ़ते हैं जी। कोरिलेशन इन डेटा, कोरिलेशन इन मेजर्ड using correlation coefficients with the most common on being the person correlation coefficient often denoted as R। जब भी हम correlation जानने के लिए जाएंगे तो उसको किससे डिनोट किया जाता है? R से, ठीक है। इट रेंज फ्रॉम -1 to 1, इसकी रेंज -1 to 1 होती है। अब आगे तरीकेकार बता रहा है, अ वैल्यू ऑफ 1 इंडिकेट्स अ प्रेफर पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर 1 की पॉजिटिव वैल्यू है तो वो क्या शो करेगी? पॉजिटिव। अ वैल्यू ऑफ -1 इंडिकेट्स अ परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। जब कोई काम नहीं हो रहा आपस में तो वैल्यू कौन सी आएगी? माइनस, और माइनस वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव कोरिलेशन होता है, ठीक है। अ वैल्यू ऑफ 0 सजेस्ट नो लीनियर कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स। इसका मतलब 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि दोनों वेरिएबल के दरमियान कोई भी कराची का नहीं था और किसी की भी एज 50 से कम, सारे बड़ऊ थे। बड़ऊ बड़ऊ कहते हैं कि बूढ़े बूढ़े, ठीक है। आसपास की नहीं हो, सेम हो, जो क्राइटेरिया डिफाइन किया हुआ उस पर सेम उतरते हो तो पॉजिटिव कोरिलेशन। क्राइटेरिया डिफाइन किया हुआ उस पर एक सेम आ रहा है, दूसरा वेरिएबल सेम नहीं आ रहा तो, और अगर दोनों वेरिएबल ही सेम नहीं आ रहे तो 0, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, भाई कोई भी आंसर नहीं था। लड़कों समझ में आ रही है? पक्की बात है, किस किस को समझ आई? हाथ उठाओ, हाथ तो भाई बड़ा उठाओ। इसमें कौन सा बिजली का बिल आ रहा है? वो तो हम भरते हैं, हमें पता है कितना आता है। आप लोगों को भी पता है? आप लोगों को तो ये पता होता है कि ये चीज़ चलानी है और छोड़ देनी है, ऐसे ही है ना? हाँ, और हमें ये पता होता है कि हमें ये चीज़ पता होती है कि कब से चल रही है, बंद कर दो, बंद करो उसको। हाँ, होता है ना भाई, भाई मैं झूठ कह रहा हूँ। आप में से कौन अपने घर के बिल भरता है? किसका दिल सड़ता है फालतू में पंखे चलते हुए? मेरे घर वाले तो माशाल्लाह ऐसे हैं कि जैसे मैं जो है ना वो जेम्स बॉन्ड हूँ। 7-8 फिल्में करके आया हूँ और करोड़ों का पैसा अलमारी में छुपाया हुआ मैंने, और बिल तो ऐसे भरूंगा जैसे कि खैरात दे रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक को। वो यहाँ से उठेंगे पंखा चल रहा होगा, वहाँ जाएंगे वो चल रहा होगा बल्ब। एक मरतबा तो माशाल्लाह शादी पे गए थे, लाइट गई हुई थी और सारी चीज़ें ऑन करके गए, 4 घंटे तक पंखे भी चलते रहे, लाइटें भी जलती नहीं। मैं घर आया, मेरा दिल सड़ गया, जो खाया हुआ था सब खत्म हो गया। शादी की सारी खुशी पानी में मिल गई। हाँ वही प्रोग्राम तो भाई खुदारा खवातीन से ये दरख्वास्त है कि बिजली के बिलों में कमी के मामलात को वाजे करें। ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कीप इन माइंड, दोबारा यही आ जाते हैं, कीप इन माइंड दैट कोरिलेशन डज नॉट इम्प्लाई cautions। just because two variables are correlated does not mean that one causes the other, ठीक है। there could be other factor or co-founding variables at play। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, अब हमारे डेटा सेट में टाइम क्या हो रहा है पहले तो ये बताओ?
7 मिनट के 5 मिनट? जी अच्छा चलो मैं असाइनमेंट का बता रहा हूँ, यहाँ से कल आगे फिर हम वो कर लेंगे। यहाँ से आगे हम क्या कल इसको वो कर लेंगे कंटिन्यू। और अभी के लिए असाइनमेंट का, हाँ सुन लो, शाबाश, अच्छा किया याद दिला दिया, मुझे याद नहीं आ रहा था।